तो रिलायंस की Q3 रिजल्ट्स आ गए हैं और हमने इन नंबर्स को काफी डीपली एनालाइज किया है। चलिए अब साथ मिलकर यह समझते हैं कि इन आंकड़ों के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये नंबर्स देखकर हमें खुश होना चाहिए या फिर इनमें कुछ ऐसी बातें छिपी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले उन हेडलाइन नंबर्स की बात करते हैं जिनका सबको इंतजार था। देखते हैं कि ये मार्केट की एक्सपेक्टेशंस पर कितने खरे उतरे हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी और यहां कंपनी ने निराश नहीं किया। आंकड़ा रहा है 2.69 लाख करोड़ रुपए। ये पिछले साल से 10.5% ज्यादा है। मतलब एक बहुत ही हेल्दी ग्रोथ है ये। ईबिटडा का आंकड़ा भी काफी सॉलिड रहा है, 50,932 करोड़ रुपए, और ये मार्केट के कंसेंसस एस्टीमेट से भी बेहतर था। तो इसका सीधा मतलब ये है कि ऑपरेशनल लेवल पर परफॉर्मेंस काफी मजबूत रही है। लेकिन यहां कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। देखिए, रेवेन्यू और ईबिटा तो बहुत शानदार थे, पर जब हमने बॉटम लाइन को देखा, मतलब नेट प्रॉफिट को, तो वो एक्सपेक्टेशन से जरा सा मिस हो गया। और कभी-कभी ये छोटी सी चूक ही एक बड़ी कहानी की तरफ इशारा करती है। चलिए अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जो इस क्वार्टर का असली स्टार परफॉर्मर रहा है। मैं बात कर रही हूं ऑयल टू केमिकल्स यानी O2C बिजनेस की। हमारे एनालिसिस में ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर रिजल्ट्स इतने अच्छे दिख रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट O2C के इसी ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस को जाता है। तो सवाल उठता है कि O2C में आखिर ऐसा हुआ क्या। देखिए, यहां सबसे बड़ा ड्राइवर रहा ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल क्रैक्स में आया एक जबरदस्त जंप, 62 से 106% तक का। और इसी एक वजह से सेगमेंट का ईबिटा ईयर ऑन ईयर 14.6% बढ़कर 16,507 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। तो O2C की इस धमाकेदार कहानी के बाद अब चलते हैं कंज्यूमर बिजनेसेस की तरफ, मतलब जियो और रिटेल। और यहां हमारे एनालिसिस में एक मिक्स्ड पिक्चर सामने आई है। पहले जियो की बात करते हैं। यहां सब कुछ एज एक्सपेक्टेड था। एक स्टेबल परफॉर्मेंस, कोई बड़े सरप्राइजेस नहीं थे, जो कि जियो के स्केल के लिए एक अच्छी बात है। सब्सक्राइबर बेस लगातार बढ़ता रहा और अब ये 51.53 करोड़ के पार पहुंच चुका है। ये दिखाता है कि कंपनी की रीच कितनी जबरदस्त है। और ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 213.60 रुपए पर स्टेबल रहा। जैसा हमने कहा, जियो जैसे जायंट बिजनेस के लिए इस तरह की स्टेबिलिटी एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन जियो से हटकर रिटेल बिजनेस की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ टॉप लाइन ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी दिखी, पर जब हमने मार्जिन्स को क्लोजली देखा तो वहाँ हमें कुछ प्रेशर दिखाई दिया। देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ तो 8.1% पर सॉलिड थी, नो डाउट, लेकिन एबिटा मार्जिन्स में हल्की सी गिरावट देखने को मिली। अब हमारा मानना है कि शायद इसके पीछे फेस्टिव सीजन की टाइमिंग का असर हो, पर यह एक ऐसा पॉइंट है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी। तो इन सब नंबर्स को देखने के बाद अब फ्यूचर को लेकर हमारे मन में कुछ बड़े सवाल उठते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब आगे की डायरेक्शन तय करेंगे। पहला और सबसे बड़ा सवाल O2C बिजनेस को लेकर है। हम सब जानते हैं कि सस्ते रशियन ऑयल से मार्जिन्स को कितना सपोर्ट मिला था, लेकिन अब वो इंपोर्ट लगभग जीरो हो चुका है। तो सवाल यह है कि आने वाले क्वार्टर्स में O2C के मार्जिन्स पर इसका क्या और कितना असर पड़ेगा। और दूसरा बड़ा सवाल रिटेल बिजनेस से जुड़ा है। मार्जिन्स में जो ये हल्की सी गिरावट हमने नोटिस की, क्या ये बस एक वन ऑफ था या फिर ये किसी नए ट्रेंड की शुरुआत है? ये देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि रिटेल की ग्रोथ स्टोरी के लिए हेल्दी मार्जिन्स एब्सोल्युटली क्रिटिकल हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? रिलायंस ने एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर डिलीवर किया है, नो डाउट, जिसमें O2C ने शानदार लीड किया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होगी। आगे का रास्ता इस बात पर डिपेंड करेगा कि कंपनी इन दो बड़े चैलेंजेस से कैसे डील करती है, O2C के चेंजिंग मार्जिन्स और रिटेल बिजनेस पे बढ़ता प्रेशर। अगली तिमाही के रिजल्ट्स इन्हीं सवालों के जवाब दें।